दोस्तों, माउंटेन ट्रैकिंग जितनी एडवेंचरस लगती है उतना ही इसमें जान का जोखिम भी होता है, क्योंकि पहाड़ों पर कब एवलांच आ जाए, कब आपका सामना एक बर्फीले तूफान से हो जाए, कहां नहीं जा सकता। आज की कहानी रशिया के यूरल माउंटेन्स पर हुए एक ऐसे हादसे की है जिसमें कॉलेज के 9 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन यह हादसा दुनिया का सबसे अजीब और हैरान कर देने वाला हादसा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस हादसे के बाद जब स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज मिली तो उनकी हालत देखकर इतने सवाल खड़े हुए जिसका 65 साल बाद भी कोई जवाब नहीं दे पाया। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने जब इस राज से पर्दा हटाना चाहा तो वहां की गवर्नमेंट ने इन ऑफिसर्स को रातों रात ही इस केस से हटा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था 2 फरवरी की उस रात को? क्यों रशिया ने 4 सालों के लिए यहां ट्रैकिंग करने पर बैन लगा दिया था? क्या वाकई भी उस रात का कोई सीक्रेट है जो रशिया आज भी दुनिया से छुपा रहा है? क्यों हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में इसे इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बताया गया? ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस हादसे की अलग अलग पॉसिबिलिटीज बताई जाएंगी, जिनमें से कुछ आपको एकदम सटीक लगेंगी, लेकिन कुछ पर शायद आपको विश्वास नहीं होगा। पर आप लोग पूरी वीडियो देखने के बाद ही खुद से डिसाइड करने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार आपके हिसाब से कौन सी थियरी सबसे सटीक है। रशिया के यूरल पॉलिटेक्निक कॉलेज के 10 स्टूडेंट्स यूरल माउंटेन्स पर ट्रैकिंग करने का प्लान बनाते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स पहले भी कई बार ट्रैकिंग कर चुके थे और इन्हें ट्रैकिंग करने का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इन 10 लोगों के ग्रुप को लीड कर रहा था इगोर दयातलोव। ये एक 23 साल का रेडियो इंजीनियर था, इस ग्रुप का सबसे एक्सपीरियंस ट्रैकर था। दोस्तों, इगोर दयातलोव के नाम पर ही इस हादसे का नाम पड़ा, जिसे दयातलोव इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप में कुल 8 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थी। 25 जनवरी 1959 को ये ग्रुप ट्रेन से इवदल पहुंचा, जहां पर आराम करने के बाद अगले दिन ये लोग ट्रक से विजहे पहुंच गए, जहां पर इन्होंने अपने माउंटेन एक्सपेडिशन के लिए खाने पीने का सामान खरीदा, क्योंकि इस इलाके से आगे कहीं भी इंसानी आबादी नहीं थी और यहां के बाद इनकी यूराल पर्वत की चढ़ाई शुरू होनी थी। दोस्तों, इस ग्रुप में यूरी यूडिन नाम का एक आदमी था जिसको अर्थराइटिस और हार्ट की प्रॉब्लम थी। चढ़ाई करने से पहले ही यूरी की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी, जिसके बाद ग्रुप लीडर इगोर ने फैसला किया कि यूरी आगे हमारे साथ नहीं जाएगा और उसे डॉग स्लेड के जरिए वापस भेज दिया जाए। अगले दिन बाकी के 9 लोगों ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, जिसे ये सब पैदल और स्की के जरिए पूरा करने वाले थे। वहां पर ठंड बहुत ज्यादा थी और जैसे जैसे ये लोग ऊपर चढ़ने लगे वहां का मौसम बदलने लगा। इगोर के पास इस जर्नी का पूरा मैप था, यानी कि पहले से ही डिसाइडेड था कि ये लोग किस रास्ते से ऊपर जाएंगे और कहां कहां कैंपिंग के लिए रुकेंगे। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन आज इगोर ने एक गलती कर दी। उसने ग्रुप का टेंट तय जगह से 500 मीटर दूर खोलत स्यखल नाम की चट्टान के नीचे लगवा दिया। इस चट्टान का नाम वहां के आदिवासी लोगों ने रखा था, जिसका मतलब होता है डेड माउंटेन्स। 2 फरवरी की रात यहां कुछ ऐसा होने वाला था जिसके सच की तलाश आज 65 साल बाद भी जारी है। इगोर की टीम को अपनी ट्रैकिंग खत्म करके 12 फरवरी तक अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना था, लेकिन तारीख आगे बढ़ती रही और ये लोग वापस नहीं आए। अब दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस तरह के एक्सपीडिशन में 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसीलिए इनकी फैमिली ने 1 हफ्ता और इंतजार करना सही समझा। लेकिन जब 1 हफ्ते बाद भी ये लोग वापस नहीं आए तो इनके पेरेंट्स ने कॉलेज वालों से इनके लिए मदद भेजने की रिक्वेस्ट करी, जिसके बाद इनके कॉलेज में वॉलंटियर्स की एक टीम बनाई गई। ये टीम 20 फरवरी को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना हुई। इस रेस्क्यू टीम को खोलत स्केल तक पहुंचने में 6 दिन लग गए, जिसके बाद 26 फरवरी को यह टीम इनकी कैंप लोकेशन तक पहुंच जाती है। रेस्क्यू टीम को वहां पर इगोर की टीम का टेंट मिल जाता है, जिसके ऊपर थोड़ी बर्फ पड़ी थी। इसके अलावा उस टेंट को अंदर से किसी धारदार हथियार से काटा गया था, लेकिन टेंट के अंदर इन सब का सारा सामान, जैसे इनकी डायरी, कैमरे, इनके खाने पीने की चीजें वगैरह, सब एकदम ठीक तरीके से रखा हुआ था। ये देखने के बाद रेस्क्यू टीम को किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगता है, जिसके बाद आसपास ढूंढने पर इन्हें बर्फ में कुछ पैरों के निशान दिखते हैं। ये निशान इगोर और उनकी टीम के थे, लेकिन इनका पैटर्न काफी अजीब था। जैसे कि अधिकतर पैरों के निशान बिना जूते के थे, यानी कि ये लोग -30 डिग्री के टेम्परेचर में नंगे पैर कहीं गए थे। वहीं कुछ लोगों ने सिर्फ एक पैर में ही जूता पहन रखा था।
इस बात की जानकारी रेडियो से रशियन आर्मी को भेजी गई, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से वहां कुछ आर्मी की टीम्स भी आ जाती है। इधर रेस्क्यू टीम ने पैरों के निशान को फॉलो किया और लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें वहां पर चीड़ के पेड़ दिखते हैं। यहां पर कुछ जली हुई लकड़ियां पड़ी थीं, यानी कि ठंड से बचने के लिए इन लोगों ने उस दिन वहां आग जलाई थी। यहां से थोड़ा और आगे चलने पर इन्हें 2 ट्रैकर्स की डेड बॉडी मिल जाती है। ये दोनों नंगे पांव थे। इनके शरीर पर अंडरवियर को छोड़ के कुछ भी नहीं था। दोस्तों, इन्होंने जिस पेड़ के नीचे आग जलाई थी, उस पेड़ की टहनियों को नीचे से ना तोड़ के 5 मीटर ऊपर चढ़कर तोड़ा गया था और इसी वजह से सबसे पहले थियरी बनी कि ये लोग इतनी ऊंचाई पर चढ़कर किसी खतरे से बचना चाहते थे। अब रेस्क्यू टीम यहां थोड़ा आगे गई, जहां पर उन्हें 3 डेड बॉडीज और मिली और इनमें से एक बॉडी ग्रुप लीडर दयतलोव की भी थी। इन तीनों की बॉडी पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग वापस अपने कैंप में जाना चाह रहे थे। अब कुल मिलाकर 5 ट्रैकर्स की बॉडी मिल चुकी थी, लेकिन बाकी के 4 ट्रैकर्स अभी भी लापता थे। खैर, रशियन गवर्नमेंट ने इस केस में तुरंत क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसके बाद इनकी मौत का कारण जानने के लिए इन 5 का पोस्टमार्टम होता है और इसमें हाइपोथर्मिया को इनकी मौत की वजह बताया जाता है। हाइपोथर्मिया को अगर आसान शब्दों में समझाया जाए तो इसमें ज्यादा देर तक बहुत कम टेम्परेचर में रहने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इस पोस्टमार्टम की वजह से एक और थियरी का जन्म होता है। दरअसल जिस हॉस्पिटल में इनका पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें केजीबी यानी कि रूस की सीक्रेट सर्विसेज के कुछ ऑफिसर्स मौजूद थे और पोस्टमार्टम के बाद ये ऑफिसर्स इन 5 के इंटरनल ऑर्गन्स और इन ऑर्गन्स की रिपोर्ट अपने साथ ले गए थे। लेकिन जब डॉक्टर्स ने इन ऑफिसर्स से ऐसा करने की वजह पूछी तो डॉक्टर्स को अपने काम पर ध्यान देने को बोला जाता है। इसके अलावा जब कुछ सालों बाद इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पब्लिक किया गया तो इसमें इनके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, जो अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात थी। इधर दूसरी तरफ बाकी के 4 ट्रैकर्स को ढूंढने में 2 महीने का वक्त लग गया और इन चारों की बॉडी 5 मई 1959 को रिकवरी कर ली जाती है। इन्हें ढूंढने में इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि ये चारों 10 फुट बर्फ के अंदर दबे थे और मई के महीने में जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तब जाकर इन्हें ढूंढा जा सका। सबको लगने लगा कि इन चारों के मिलने के बाद अब ये केस बंद हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि इन चारों की हालत बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। एक फीमेल ट्रैकर दुबिनीना के पोस्टमार्टम में पता चला कि इनकी सारी पसलियां टूट चुकी हैं और इनके शरीर में दोनों आंखें और जीभ नहीं है। इसके अलावा इसका ऊपर का होंठ और दोनों आईब्रोज भी गायब थीं। दूसरे ट्रैकर की जब जांच करी गई तो उसकी भी सारी पसलियां टूटी हुई थीं और दुबिनीना की तरह इनकी भी दोनों आंखें गायब थीं। तीसरा ट्रैकर था कोलेबातोव। इसकी मौत की वजह हाइपोथर्मिया थी, लेकिन इसके सर की भी हड्डी टूटी हुई थी। चौथा ट्रैकर था ब्रिंगोले और इसके सर में बहुत गहरे फ्रैक्चर थे, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई थी। दोस्तों, डॉक्टर्स ने इन चारों की हालत को देखकर बोला था कि इनके शरीर की चोट ऐसी है जैसे किसी हाई स्पीड कार की टक्कर लगने की वजह से हुई हो। इसके अलावा इनमें से 2 ट्रैकर के कपड़ों में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भी मिले थे। दोस्तों, जब ये सारी बातें सामने आई तो अलग अलग तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग बोलने लगे कि इनकी मौत रशिया के सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इन सब के पीछे एलियंस का हाथ है। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि इन्हें येती नाम के जीव या फिर मानसी आदिवासियों ने मारा है, जो इसी पर्वत पर रहते हैं। खैर, इन सब की वजह से रशिया के ऊपर दबाव बन रहा था, जिसके बाद वहां की सरकार ने 28 मई 1959 को इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और इस केस से जुड़ी सारी जानकारी रशिया के सीक्रेट आर्काइव में डलवा दी। इसके बाद रशिया ने अपनी पब्लिक को सिर्फ इतना बताया कि इन सब की मौत किसी स्ट्रॉन्ग नेचुरल फोर्स की वजह से हुई है। इसके साथ ही रशिया ने इस पर्वत पर जाने के लिए 4 साल तक का बैन लगा दिया था। लेकिन इन 4 सालों तक यहां रशियन आर्मी डेरा डालकर रखी हुई थी, तो क्या वाकई में वहां कुछ ऐसा था जिसे रशिया दुनिया से छुपा रहा था? वक्त बीतने के साथ लोग भी इस हादसे के बारे में भूलने लगे थे, लेकिन साल 1990 इस दिन एक बुक रिलीज हुई जिसने इस केस को फिर से जिंदा कर दिया। दोस्तों, इस किताब का नाम था द प्राइज ऑफ स्टेट सीक्रेट्स इज 9 लाइव्स, जिसे लिखा था एंटोली ने। इस बुक को ऑथर ने उन लोगों से बात करने के बाद लिखा था जो इस केस में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व थी।
इस हादसे के पीछे ऑथर ने भी कुछ पॉसिबिलिटीज बताई थी, लेकिन उनके हिसाब से हादसे का असली कारण था रशियन आर्मी के सीक्रेट वेपन्स एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, कुछ आर्मी के लोगों से बात करने के बाद ऑथर को यह पता लगा था कि रशिया इन सुनसान जगह पर अपने बनाए गए सीक्रेट और खतरनाक हथियारों का एक्सपेरिमेंट करती है। यानी कि यह इलाका ठीक वैसा ही था जैसा अमेरिका का एरिया 51 है। इस बुक के आने के बाद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने सामने आकर कुछ ऐसी बातें बताई जो अब तक पूरी दुनिया से छिपी हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा राज था लेव इवानोव का। इवानोव 1959 में इस केस के हेड थे और उन्होंने बताया कि उस समय हमारी करी हुई इन्वेस्टिगेशन का कोई सर पैर ही नहीं था। इवानोव और उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए खोलत स्केल पर काफी दिनों के लिए रुके थे और इन लोगों ने कई बार रात को यूएफओ जैसी चीज को आसमान में उड़ते हुए देखा। लेकिन जब यूएफओ के बारे में हायर अथॉरिटी को बताया गया तो उन्होंने इवानोव को सख्त ऑर्डर दिए कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में कुछ भी ना लिखा जाए, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेव इवानोव की ये बातें जब पब्लिक के सामने आई तो कुछ और लोग भी ऐसे मिले जिन्होंने साल 1959 में आसमान में यूएफओ जैसी किसी चीज को देखा था। लेव के इस खुलासे के बाद एक ट्रैकर ग्रुप सामने आया जो फरवरी 1959 को एक दूसरे पर्वत पर चढ़ाई कर रहा था। इनकी लोकेशन इगोर के ग्रुप से सिर्फ 50 किलोमीटर ही दूर थी और उन्होंने भी ये बात बताई कि हम लोगों ने कई बार आसमान में कोई चमकती हुई चीज देखी थी जो एक यूएफओ जैसी थी। इसके अलावा आसपास के गांव वाले, मौसम विभाग के कुछ लोग और कुछ आर्मी वालों ने भी यही बात कही थी, लेकिन उस समय सबको चुप करा दिया गया था। इसके बाद एक और थियरी ने जन्म लिया जो एती की थी। एती पहाड़ों पर एक ऐसा क्रिएचर है जिसके बारे में कई बार सुनने में आया है। ये 2 पैरों पर चलने वाला लगभग 10 से 12 फुट का जानवर होता है जो पहाड़ों पर छुप कर रहता है, लेकिन एलियंस की तरह एती के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। दोस्तों, ये फोटो इगोर की टीम के कैमरे से मिली है और ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रुप ने वहां एती को देखा, फिर उसकी फोटो ली, लेकिन अंत में वो सब इसके हाथों मारे गए। रशियन गवर्नमेंट ने इस फोटो में एती की बात से इनकार करके ये बोला था कि ये फोटो ग्रुप के ही किसी आदमी की है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में कहा कि ये फोटो काफी दूर खड़े किसी जीव की है और इतनी दूर से ली गई फोटो में भी ये जीव काफी बड़ा लग रहा है, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसी ही कई और थियरीज के बारे में चर्चा होती रही, लेकिन एक थियरी सामने आई जिसने सबको हिला के रख दिया। इस ग्रुप में 9 लोग थे और इनमें से अधिकतर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट थे, लेकिन इस ग्रुप में एक आदमी था सेम्योन, जो कि 37 साल का था, जबकि बाकी लोगों की उम्र 20 से 24 साल के बीच की थी। इस आदमी के बारे में डेटलोव को छोड़कर किसी को भी कुछ भी नहीं पता था और ये ट्रैकिंग शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले ही इनके पास आया था। सेम्योन एक आर्मी का सोल्जर था जिसने 1941 से 1945 तक जंग में हिस्सा लिया था। इसके घर वालों ने भी बड़ी अजीब बात मीडिया को बताई कि जब इन्होंने सेम्योन की बॉडी को देखा तो उसे घर का कोई भी आदमी पहचान ही नहीं पा रहा था। इसके अलावा उसकी बॉडी पर एक टैटू था जो आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। और दोस्तों, टैटू में जो अक्षर लिखे थे उन्हें दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा ही नहीं जा सकता। यानी कि इस बात की काफी पॉसिबिलिटीज थी कि सेम्योन की जगह किसी और को दफनाया गया था। इस बारे में वहां के एक चैनल ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करवाई, जिसके लिए उन्होंने 60 साल बाद सेम्योन की कब्र ही खुदवाई। दोस्तों, इसके पीछे का मकसद सेम्योन के डीएनए की जांच करवाना था और जब सेम्योन के डीएनए को इसके एक करीबी रिश्तेदार से मिलाया गया तो सारे डीएनए सैंपल्स फेल पाए गए। इसका मतलब वाकई में सेम्योन की जगह किसी और को दफनाया गया था। डीएनए टेस्ट की खबर आने के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलने लगे कि सेम्योन एक अमेरिकन स्पाई था और वो किसी सीक्रेट मिशन पर था। इसके अलावा सबसे अजीब बात तो ये थी कि सेम्योन ने ट्रैकिंग पर जाने से पहले अपने दोस्तों से बोला था कि देख लेना, मेरे इस ट्रैकिंग कैंपेन के बारे में पूरी दुनिया कई सालों तक बात किया करेगी। तो शायद बाकी के 8 लोग सेम्योन के लिए बस एक मोहरा थे, या उन्होंने वहां कुछ ऐसा देख लिया था जो इन्हें नहीं देखना चाहिए था और वही सबकी मौत का कारण बना। 2019 में इस केस को रशिया ने एक बार फिर से ओपन कर दिया। सरकार ने इस हादसे की 2 पॉसिबिलिटीज बताई, जिसमें इनकी मौत का कारण एवलांच या माउंटेन हरिकेन था, या सरकार के हिसाब से शायद उस रात वहां पर एक बर्फ का एवलांच या फिर एक हरिकेन आया होगा जिसकी वजह से एवलांच हुआ। इसके बाद ये लोग टेंट को अंदर से काटकर जंगल की तरफ भागे और ठंड ज्यादा होने की वजह से एक एक करके सब मारे गए।
लेकिन जब 1959 में इनके फुटप्रिंट्स मिले थे तो एक्सपर्ट्स ने बोला था कि ये लोग किसी भी तरह के पैनिक में नहीं थे, बल्कि ये सब बिल्कुल आराम से नॉर्मल चलते हुए यहां से गए थे। और एक और अजीब बात यह थी कि इस माउंटेन रेंज में आज से पहले किसी भी तरह के एवलांच की कोई घटना सामने नहीं आई थी। लेकिन सरकार हर उस बात से इनकार करती रही जो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। उन्होंने इस हादसे की सारी जिम्मेदारी इगोर दयातोलोव के सर पे डाल दी। लेकिन दोस्तों, इगोर एक ग्रेड 3 का सर्टिफाइड ट्रैकर था और ग्रेड 3 उस टाइम का सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन माना जाता था। दोस्तों, इस केस की 100 से भी ज्यादा थियरीज हैं, जिनमें मिसाइल्स, पैराशूट, माइंस, आदिवासी लोगों की तरफ से हमला और ग्रेविटी चेंज जैसी कई बातें बताई गई हैं। लेकिन हमने इस वीडियो के माध्यम से उन पहलुओं को आपके सामने रखा जो शायद थोड़ी लॉजिकल लगती हैं या जिनके बारे में सबसे ज्यादा बातें हुई थी। हमारे हिसाब से ये लोग किसी आर्मी के सीक्रेट ऑपरेशन का शिकार हुए थे, जिसमें सेम्योन भी एक कल्प्रिट था। और इस केस में इतनी सारी थियरीज जानबूझकर केजीबी ने बनाई होंगी ताकि इसे लेकर कंफ्यूजन बना रहे और ये केस हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाए। आपके हिसाब से इनकी मौत का कारण क्या रहा होगा? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा।